भीम आर्मीचे संस्थापक चंद्रशेखर आझाद उर्फ रावण महाराष्ट्र दौरा करणार आहेत। परवानगी नसतानाही चंद्रशेखर आझाद भीमा कोरेगावलाही भेट देणार आहेत, तिथे जाणार आहेत। या पार्श्वभूमीवर विविध प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्यासाठी आमचे प्रतिनिधी प्रशांत कदम यांनी त्यांच्याशी बातचीत केली आहे। पाहूया रावण यांच्या महाराष्ट्र दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवरची ही खास मुलाखत। भीम आर्मी आणि त्याचे संस्थापक चंद्रशेखर आझाद उर्फ रावण ही दोनही नावं गेल्या काही महिन्यांपासून देशाच्या राजकारणामध्ये गाजत आहेत। विशेषतः उत्तर प्रदेशमध्ये सहारनपूरमध्ये जी दंगल घडली त्याच्यानंतर हा चेहरा जो आहे तो प्रामुख्याने समोर आला। चंद्रशेखर आझाद आता महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावरती असणार आहेत आणि जवळपास 4 ते 5 दिवस ते महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागामध्ये जाणार आहेत। काय नेमकं त्यांचं या पाठीमागचं प्रयोजन आहे आणि महाराष्ट्रात ते जाऊन काय तिथं आवाहन करणार आहेत आणि काय नेमकी त्यांची राजकीय या ठिकाणी इच्छाशक्ती किंवा काय अजेंडा है हे आपण जाणून घेणार आहोत। आता चंद्रशेखर आझाद आपल्यासोबत आहेत। चंद्रशेखर जी, एक तो पहले बात, आप महाराष्ट्र में पहली बार जा रहे हैं। ये मतलब अंबेडकर की भूमि है। इस भूमि में जाने के लिए आपने मतलब क्या सोचा है, किस लिए जा रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो महाराष्ट्र से जुड़े जितने भी साथी आपके चैनल को देखेंगे उनको मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम। मैं महाराष्ट्र जा रहा हूँ कि महाराष्ट्र हमारी पूजनीय भूमि है। बाबा साहब ने दीक्षा ली वहाँ पर, दीक्षा भूमि वहाँ पर है, और भीमा कोरेगांव वहाँ है। हमारा जो है बाबा साहब ने हमें प्रेरणा दी कि आप पहुँचिए वहाँ दर्शन के लिए। हमारे लिए तीर्थ स्थल है भीमा कोरेगांव, और वहाँ का बाबा साहब ने वहाँ पे काम किया, साहब काशीराम ने वहाँ काम किया। तो ऐसी तीर्थ स्थली पे कि उस मिट्टी को जो है नमन करने के लिए मैं जा रहा हूँ। लेकिन आप जहाँ पे रैली करने वाले हैं वर्ली के जाम्बोरी मैदान में, वहाँ पे अभी इस वक्त का स्टेटस है, आपको परमिशन नहीं मिली है, तो क्या ये सभा होकर रही? देखिए, मुझे जानकारी है कि परमिशन हमें दी गई थी, वो कैंसिल की गई है। तो ऐसे में जब जो संगठन तय करेगा, क्योंकि चंद्रशेखर भी संगठन से है, तो जो संगठन तय करेगा, संगठन ने अगर तय किया तो रैली वहीं होगी। हमें किसी का डर नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया। मैं भारत का नागरिक हूँ, मुझे भी अधिकार है, हम सब लोगों को अधिकार है अपनी सभा करने का। हमारी सामाजिक सभा है, तो वो सभा जहाँ संगठन के लोगों ने तय की है, जाम्बोरी मैदान को ही है, तो वो सभा वहीं होगी। सरकार को चाहिए कि उसमें कोई ऐसी इस तरह की कोई स्थिति उत्पन्न ना हो, तो सरकार मदद कराए, सरकार सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कराए, कोई माहौल बिगाड़ने वाला व्यक्ति उसमें प्रवेश न करे। तो इसके लिए सरकार अपनी तैयारी करे, क्योंकि अगर संगठन ने तय कर लिया तो रैली वहीं होगी। उसके लिए हमको अब वो रैली रुकने वाली नहीं है। महाराष्ट्र में अब जब आप जा रहे हो, आपके मन में क्या है और आप वहाँ पे जाकर बेसिकली क्या करना चाहते हो? देखिए, महाराष्ट्र, जैसे मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र हमारी क्रांति धरा है, तो हमेशा मैं जैसे अभी मैं झारखंड गया था, तो सभी जगह से हम लोग सीख लेते हैं कि मूवमेंट को किस तरह चलाना है, वहाँ किस तरह की चीज़ें हैं, क्या क्या इश्यूज हैं वहाँ जिन पे काम होना है। तो क्योंकि भीम आर्मी बड़ी मूवमेंट है, तो वहाँ के जो लोकल इश्यूज है जिसकी वजह से जो है हमारी मूवमेंट वहाँ कमज़ोर है, और इतनी बहुसंख्यक आबादी में होते हुए भी बहुजन समाज की फिर भी वहाँ सरकार में हस्तक्षेप नहीं हो पाया, सरकार नहीं बन पाई है। और हमारा जो मतलब बेसिक जो है उस पर काम करने के लिए मैं जा रहा हूँ। जब मैं जाऊँगा वहाँ कमेटी से बात करूँगा, सारी चीज़ें जानने का प्रयास करूँगा, फिर उसी तरह की एक ठोस नीति बना के हम लोग जो है बहुजन मूवमेंट को वहाँ मजबूत करने का काम करेंगे, जिससे कि हम लोग वहाँ मालिक बन सकें, शासक बन सकें, हुक्मरान बन सकें। तो ये मेरी नीति है। सहारनपुर का जो मामला हुआ उसके बाद आपका नाम मतलब चर्चा में आया, उस वक्त एक्चुअली क्या हुआ था और आपके ऊपर जो भी केस अभी दायर है उनका स्टेटस क्या है? देखिए, सहारनपुर में बहुजन समाज का जो एक वर्ग है, दलित, उस पर बड़ा अत्याचार हुआ था उस समय। तो उनकी आवाज़ उठाने के लिए हमने जो है प्रोटेस्ट किया था, और सरकार ने उस अत्याचार को के जो दोषी थे उन्हें बचाने के लिए उल्टा हमें जो है दोषी बना के बंद कर दिया था। तो उसमें जब मुझे बेल हुई 6 महीने बाद हाईकोर्ट से, माननीय हाईकोर्ट से मुझे बेल हो गई थी इलाहाबाद से, उन्होंने ये बात लिखित में दे दिया था अपने ऑर्डर में कि ये सब राजनीतिक प्रेरित है, चंद्रशेखर को जबरदस्ती बंद किया गया। उसके बाद सरकार ने और तानाशाही करते मेरे ऊपर एनएसए लगा दिया था। तो लास्ट जो है नवंबर में एनएसए मेरी पूरी होती है 1 साल की। फिर 14 तारीख मेरी सुप्रीम कोर्ट में डेट थी सितंबर में। उससे पहले 13 तारीख की रात को 2:30 बजे उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसी को रात को 2:30 बजे छोड़ा गया। रात को 2:30 बजे मुझे जेल से रिहा किया गया। सरकार ने ऑर्डर पास किया कि चंद्रशेखर को रिलीज किया जाता, क्योंकि 14 तारीख में सुप्रीम कोर्ट में जो मेरी हियरिंग थी, वहां से 3 दिन पहले यानी कि 11 तारीख में सुप्रीम कोर्ट की तरफ में, सुप्रीम कोर्ट में जो सरकारी एडवोकेट थे सरकार के, उन्होंने लिखित में दे दिया था कि हमारे पास चंद्रशेखर के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। तो ये उनको पता था कि वहाँ उनको जो है बुरे वाली पड़ने वाली है, तो इसलिए जो है उन्होंने मुझे 13 तारीख की रात में ही जो है इमरजेंसी में रिहा किया। केस का स्टेटस ये जो और मुकदमे हैं वो अभी कोर्ट में चल रहे हैं। तो इवन माननीय न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा, उसमें जो अगर मैं दोषी करार पे तो मुझे सजा मिले,
और अगर मैं निर्दोष हूं तो जो मेरे साथ किया गया है, जिस तरह से व्यवहार मेरे साथ जेल में हुआ है, बंद किया गया जबरदस्ती, इलाज नहीं करवाया गया, परिवार से मिलने रोक दिया गया, सारी जितना मेरा संगठन में जो हम सब जो कर रहे थे सब लोग मिलके पाठशाला थी उन्हें बंद किया गया, तो उसका हिसाब हम सरकार से लेंगे आने वाले समय में। भीम आर्मी की जो स्थापना है 2014 में हुई है, तो उसकी स्थापना के पीछे आपकी भूमिका क्या थी, और थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए कि आप इस मूवमेंट में कैसे आ गए। देखिए, आपने कहा कि भूमिका क्या थी। भूमिका ये थी कि जिस तरह से अत्याचार पूरे देश में आज भी होते हैं, तो मैं उन अत्याचार के खिलाफ हूँ। इसी को मद्देनजर रखते हुए भीम आर्मी का निर्माण हुआ। जिस तरह से आज भी एक रुड़की IIT का मामला भी है, कुछ इस पर हम लोग संघर्ष कर रहे थे, उसमें हमें सफलता मिली है। संजली वाला मामला, उसमें अभी हमने फिर CBI जांच की मांग की है। और अभी देखिए ये इश्यूज होते हैं, गोल्डी यादव बहन जो हमारी है उसका मामला है, उसकी हत्या हुई है रेप के बाद। तो ये लगातार बिहार में एक बच्चे को जो है अभी उसको गोली मारी गई। तो ये लोकल इश्यू जो सभी प्रदेशों में रहते हैं, उत्पीड़न के, इनमें FIR भी दर्ज नहीं होती थी। तो हमने प्रयास किया कि भाई जब जिस तरह का माहौल बना हुआ है, ऐसे में लोकतंत्र कैसे सुरक्षित रहेगा, संविधान ने जो अधिकार हमें दिए हैं उनकी रक्षा कैसे होगी। तो इसलिए भीम आर्मी का निर्माण करना पड़ा कि जो बेसिक मुद्दे हैं जिन पे काम होना चाहिए, जिन पे सरकार ध्यान नहीं देती, और हमारी जो एक्चुअल स्थिति है वो लोगों को दिखाने के लिए। आप शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करते हाँ, बड़ा काम करते हैं। हमारे गांव गांव में पाठशालाएं खुली हुई है। आज तो पूरे देश में, आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो मैं अगर मेरी वहाँ आपसे मुलाकात है, मैं दिखाऊंगा कि हमारी गांव के हिसाब से पाठशाला यूपी के अंदर चलती हैं, उत्तराखंड में चलती है, हिमाचल में चलती है, राजस्थान में चलती हैं, छत्तीसगढ़ उड़ीसा तक हमारा काम अभी चल रहा है। तो राजस्थान में हमारी पाठशाला, तो ये पाठशाला इसीलिए है क्योंकि जो अब तक सेंटर में जो सरकारें रही हैं, स्टेट में जो सरकारें रही हैं, शिक्षा का स्तर उनकी सरकारों में बहुत गिर गया है, डाउन चला गया है। और इतना डाउन चला गया कि आज 5वीं का जो प्राइमरी स्कूल का बच्चा, जहाँ हमारा वर्ग पढ़ता है, SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, तो वहाँ आप जाके देखोगे 5वीं के बच्चे से ABCD भी नहीं आती। तो वो कैसे कंपटीशन वो करेगा। तो शिक्षा की जो नीति इन लोगों ने बनाई है, एक तरफ से निजीकरण कर दिया शिक्षा के क्षेत्र का, कि एक तरफ हायर स्टडीज के कॉलेज हैं जहाँ फीस अच्छी खासी मोटी फीस बढ़ जाती है। वहाँ मेरी स्थिति तो नहीं है, मेरे समाज की स्थिति नहीं है पैसे भरने की। तो अपने समाज के उद्धार के लिए, बहुजन समाज के, इसलिए हमने ये शिक्षा नीति बनाई कि अपने पाठशालाएं खोली और हमारे बच्चे वहाँ पढ़ाते। सहारनपुर के नज़दीक छोटे से गांव से आप आते हैं, तो इस सोशल मूवमेंट में आप कैसे आ गए, और आपकी थोड़ी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। देखिए, सोशल मूवमेंट में साहब काशीराम जो हैं हमारे आदर्श हैं। जिस तरह मैंने इस मूवमेंट में आने के बाद उनका संघर्ष देखा, तो मुझे लगा कि हमें कुछ करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि पुनर्जन्म में भरोसा नहीं रखता कि कोई आके वापस करेगा। बाबा साहब वापस आने वाले, ज्योतिबा फूले जी, साहू जी महाराज वापस आने वाले। तो मुझे ऐसा लगता है साहब काशीराम भी वापस नहीं आने वाले। लेकिन जो मूवमेंट उन्होंने चलाई थी, जिसकी वजह से हमें एक अधिकार मिले, तो उसे मजबूत करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मूवमेंट का रास्ता भटक गए हैं लोग, तो उसे मजबूत करने के लिए मैंने अपना जीवन जो है इस मूवमेंट को समर्पित किया। आपका नाम जो है, मतलब चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण, तो इस नाम के पीछे की क्या कहानी है, कैसे यह नाम आपको मिल गया है? देखिए, मेरी पारिवारिक स्थिति में हम 3 भाई हैं, 3 बहन हैं। मेरे फादर की 2012 में डेथ हुई। तो जब उनकी डेथ हुई तो मैं फिर पूर्णकालिक इस मिशन में आ गया। फिर तो मेरे सारे लक्ष्य यही थे कि मुझे कुछ करना है समाज के लिए। तो ये जो नाम है मेरा, चंद्रशेखर आज़ाद, मेरे फादर ने रखा। तो फिर उसमें कुछ घटनाओं के साथ रावण जुड़ गया। तो रावण का जो करेक्टर है, अभी जब संजली मामला चल रहा था, तो मैंने कहा भी कि रावण का उद्देश्य सिर्फ यही था कि जो उत्पीड़न, जैसा मैंने एक आंकड़ा देखा, सरकारी आंकड़ा, कि हर 30 मिनट में एक दलित समाज की महिला के साथ रेप होता है। हर 60 मिनट में एक दलित समाज के व्यक्ति की जो हत्या की जाती है। तो ये सरकारी आंकड़े बताते हैं कि हमें उसी तर्ज पे काम करना पड़ेगा कि अपनी बहनों की सुरक्षा हमें स्वयं करनी पड़ेगी। क्योंकि अक्सर सरकार के जो सरकारी आंकड़े हैं वो भी बहुत छिपा के दिए जाते हैं, और जब जो दिखाए गए आंकड़े वो इतने भयावह हैं, तो ओरिजिनलिटी क्या होगी। तो अपने लोग समाज की सुरक्षा के लिए जो है ये नाम अगर मुझे मिला, मैंने स्वीकार कर लिया। लेकिन कुछ लोग इसका राजनीतिकरण ना कर लें, राजनीतिकरण, तो जैसे अभी योगी जी ने किया, उन्होंने कहा कि राम भक्त भाजपा को वोट दे और जो रावण भक्त हैं वो अदर पार्टी को वोट दे। तो इसलिए मैंने रावण से दूरी बना ली, क्योंकि ये चुनावी लोग जो है ना, ये तो लाशों के ऊपर राजनीति करते हैं। ये गाय के नाम पे मुसलमानों को खुलेआम मार देते हैं। तो ये गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। जानवर की कीमत जो है इंसान की मानव मूल्य से ज्यादा नहीं हो सकती। चंद्रशेखर आज़ाद मतलब आपका रखा हुआ ही नाम है जो? हाँ, मेरे फादर ने रखा, मेरा डॉक्यूमेंटेशन नेम है चंद्रशेखर आज़ाद। और आपके संगठन का जो नाम है भीम आर्मी, उसमें भी कई लोगों को थोड़ा परस्पर विरोधी लगता है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो हिंसा को नहीं मानते थे। तो भीम और आर्मी, मतलब ये कॉम्बिनेशन कैसे बन गया, और ये क्या बाबा साहब ने हमें बताया कि वो हिंसा को नहीं मानती, ये आपने बताया। लेकिन बाबा साहब
कायर भी तो नहीं थे ना, बाबा साहब ने हमें संघर्ष करना तो सिखाया। तो ये आर्मी जो है ये बहुजन समाज की सुरक्षा के लिए, इसका नाम आर्मी है क्योंकि उनके अधिकारों की सुरक्षा करती है। हम भी हिंसा के खिलाफ, लेकिन अगर कहीं अत्याचार हुआ, कोई हमारे घर में घुस के हमारे लोगों को मारने पीटने काम करेगा या उनके घर को जलाने काम किया, तो सेल्फ डिफेंस तो हम करेंगे ही ना। तो सेल्फ डिफेंस की आज़ादी तो कॉन्स्टिट्यूशन देता है, तो हम वही करते हैं। अब उसको लोगों को वो हिंसा लगती है तो वो उनकी सोच है, और वो हिंसा किनको लगती है, वो उन लोगों को हिंसा लगती है जो हमारे लोगों पर उत्पीड़न करते हैं। जो वो उत्पीड़न ना करें तो फिर हम आमना सामना होने का सवाल ही नहीं उठता है। उसमें आपका गुस्सा जो है बीजेपी के खिलाफ है, क्यों इतना गुस्सा बीजेपी के खिलाफ है? देखिए, बीजेपी को संघ चलाता है, और ये सब लोग जानते हैं। क्योंकि मैंने देखा माननीय मोदी जी देश के सारे जितने मंत्री उनको लेके गए संघ प्रमुख के पास, उन्होंने अपना आंकड़ा दिया कि हमने क्या किया, तो इससे पता लगा ना कि बोस वहां बैठा हुआ है। तो संघ की जो नीति है वो इस देश को तोड़ने की नीति है। वो इस देश के संविधान को नहीं मानते। उन्होंने किताब लिखी बंचेस ऑफ थॉट, उसमें उन्होंने लिखा है कि वो इस देश के तिरंगे को नहीं मानते। वो आज झूठे लोग हैं जो झूठ तिरंगे की बात करते हैं, तिरंगे के सम्मान की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं। बाबा साहब की अर्थी उन लोगों ने निकाली। तिरंगा का वो सम्मान नहीं करते, तिरंगा अपने उस पर लगने नहीं देते हैं, वो राष्ट्र ध्वज को का सम्मान नहीं करते, वो संविधान को नहीं मानते हैं। तो जो लोग संविधान विरोधी है, मैं उनका पूर्ण रूप से विरोधी हूँ। दूसरा, बीजेपी की सरकार में आम आदमी के साथ जो पूरे देश में हुआ है वो जग जाहिर है, वो किससे छिपा मानी है। देखिए, इन्होंने नोटबंदी की अपने निजी फायदे के लिए, उसके परिणाम आज तक दिख रहे हैं। उर्जित पटेल जी ने भी स्वीकार किया, उन्होंने इस्तीफा दिया, तो तब इन्हें ये लेके आए। लेकिन उस समय के जो बेहतरीन गवर्नर थे, जिनको फॉरेन ने भी एक्सेप्ट किया, रघुराम राजन, उनको हटाया गया। ठीक है। उसके अलावा इन्होंने जो हायर स्टडीज का जो वो था स्कॉलरशिप, सारा SC ST का सब खत्म कर दिया। इनकी सरकार में गाय को प्रायोरिटी दी जाती है और इंसानों को मारा जाता है उन पर। और जब चर्चा होती है कि क्या हुआ है, तो 2 इंसानों की हत्या बुलंदशहर में होती है, उन पर चर्चा नहीं होती है। चर्चा होती है कि मीट गाय का था या नहीं था। तो ऐसे में जो नीतियां इन्होंने बनाई, ऊना कांड इनकी सरकार में होता है, इनकी तरफ से कोई वो नहीं होता। ऊना कांडों के लोगों को आज तक, गुजरात के लोगों को आज तक मुआवजा नहीं मिला। इन्होंने वादे किए थे। ठीक है। इनके राज में इन्होंने एविडेंस दिए सुप्रीम कोर्ट में, SC ST एक्ट काला कानून है, और फिर उन्होंने उस पर अध्यादेश, जब हम लोग 12-13 लोग बहुजन समाज के मरे, तब ये अध्यादेश लेके आए। तो ये राजनीति करते हैं, 2 मुही राजनीति करते हैं। तो 2 मुहे सांपों को जवाब देने का काम भीम आर्मी का है। तो इसलिए मैं इनका विरोधी हूं, और मैं बिल्कुल ऐसे लोगों को सत्ता में नहीं आने दूंगा। क्या आपका प्लान है? 2019 में बीजेपी सत्ता में ना आए, इसलिए भीम आर्मी का प्लान क्या है, क्या करने वाले? देखिए, पूरे देश में बहुजन समाज की बहुत बड़ी आबादी है, जिसमें SC ST माइनॉरिटी के लोग आते हैं, OBC के लोग आते हैं, ट्रांसजेंडर आते हैं। तो एक बड़ी आबादी 85% जिनको हम लोग बहुजन मूवमेंट में कहते हैं, वो आते हैं। मैं उन लोगों को जा जाके जो है, जैसे मैं अभी झारखंड गया, उससे पहले मैं बिहार गया था, फिर मध्य प्रदेश गया था, राजस्थान गया, तो ऐसे ही मैं उन लोगों को जाके जागरूक कर रहा हूँ और उनको वोट की ताकत का एहसास कर रहा हूँ। 1 वोट 1 वैल्यू बाबा साहब ने हमें दी। उस एक राष्ट्रपति की भी वोट इतनी है, एक आम आदमी की वोट किसान की भी उतनी है, उसकी दोनों की वैल्यू बराबर है। तो इसलिए मैं उनको जाके जागरूक कर रहा हूँ, अवेयरनेस कर ला रहा हूँ उनमें कि इस वोट की ताकत को समझिए। इससे आप राजा बनाते तो राजा वो बनाए जो आपका हो, दूसरे राजा को, विरोधी को राजा मत बनने दीजिए। अब देखिए, इस सरकार की एक बात और बताता हूँ मैं, मेरे याद आ गई ये बात। इस सरकार में ये जो लोग सामाजिक समरसता की बात करते हैं, 2 मुहे सांप जो हैं, ये जो गैंग है पूरा, जो गुजरात से ठगों का जो गैंग आया है, तो इनके राज में दलितों को राष्ट्रपति बनाते हैं। कहते हैं हम दलित को राष्ट्रपति बना रहे, दलित के हितैषी हैं, लेकिन उसे ही मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है। ठीक है ना। तो और फिर यही भगवानों की जो हिंदू धर्म के भगवान है, जो हिंदू धर्म के लोग जिन्हें मानते हैं, जो उनके आस्था के लिए पूजनीय है, उनकी जातियां भी ये लोग खोलते हैं। तो ये राजनीति का स्टेटस इन्होंने इतना गिरा दिया है कि ये राजनीति के लिए किसी के भी हत्या या दंगा करा सकते हैं। तो ऐसे में लोगों को मैं जागरूक कर रहा हूँ जा जाकर कि दंगा और इन सब चीज़ों से बच के रहना है, सामाजिक गठजोड़ बना के रखना है, और ऐसे लोगों को, जो तोड़ने वाले लोग, उनको सत्ता में नहीं आने देना। बीजेपी को रोकने की बात कर रही है, इसका दूसरा अर्थ होता है कि कांग्रेस की वापसी मतलब उससे हो सकती है। तो कांग्रेस के बारे में आपका सोचना क्या है, और खास करके राहुल गांधी की लीडरशिप के बारे में? देखिए, ये आपको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कहीं कि बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस की वापसी हो जाएगी। मैंने कहा ना कि पूरे देश में अगर बहुजन समाज के जितने राजनीतिक दल हैं वो एकजुट हो जाएं, तो हमें किसी की जरूरत नहीं है, फिर वापसी बहुजनों की होगी ना। मैं कांग्रेस और बीजेपी सरकार नहीं चाहता, मैं चाहता हूं सरकार बहुजनों की, जिसमें बहुजन प्राइम मिनिस्टर और उनका नेतृत्व हो। क्योंकि जब उनको नेतृत्व मिलेगा, तो कांग्रेस अगर इतनी अच्छी होती दलितों के लिए या माइनॉरिटी के लिए, जितने बड़े दंगे हुए सारे कांग्रेस के समय में हुए, तो अगर वो इतनी अच्छी नीति उनकी होती तो आज दलित समाज का विकास होता। मुस्लिम समाज का सेक्टर कमेटी क्यों नहीं रिपोर्ट लागू हुई गई? तो अगर इतनी हितैषी दोनों पार्टियां नहीं है, अगर ये हितैषी होती तो उनका स्टेटस बदलता।
अगर सामाजिक परिवर्तन नहीं, व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ है, सामाजिक विकास नहीं हुआ है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि अभी तक सब लोगों की नीति जो है वो इस कमजोर वर्ग के लिए अच्छी नहीं हुई। बीच में आपने मायावती की बहुत तारीफ की थी और शायद वो आपसे दूरी बनाए रखने की बार बार कोशिश कर रही है, क्या इसके पीछे वजह है? देखिए, ये तो बेहतर माननीय बहन जी बता सकती हैं। मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो मेरे समाज से आते, मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, तो ये अगर वो दूरी बनाना चाहती तो ये उनको पता होगा। मगर मेरा बेसिकली प्रयास है कि मुझे कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा या लाभ उनसे का वो मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि बहुजन समाज की ताकत को एकजुट किया जाए, क्योंकि एकजुट होकर हम लोग जो हैं इन तानाशाही सरकार को जो है इसका सामना कर सकते हैं, इनको हरा सकते हैं। अभी जा रहे हो भीमा कोरेगांव के, मतलब उसी दौर में जा रहे हो। हाँ जी। तो इस केस में अब तक कई सारे लोगों को, जो बुद्धिजीवी हैं, उनको अरेस्ट किया गया है और उनके ऊपर आरोप जो लगे हैं वो नक्सलवादी होने के लगे हैं। और उसी केस में जो संभाजी भिड़े करके हैं, जो दूसरे हिंदुत्ववादी नेता हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। देखिए, ये तो सरकार के अपने इशारे की बात है। जिस तरह से सरकार में सीबीआई गवर्नर पे को भी, सीबीआई के डायरेक्टर थे, उनको भी जो है केस फाइल हुआ है, तो इनकी सरकार में लोकतंत्र का गला घोटा गया है। लोकतंत्र में चार बड़े जज सुप्रीम कोर्ट के बाहर निकल गए, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में। तो ये सारी जो भी इनके पास इंटेलिजेंस एजेंसी, सबका दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर मीडिया भी इनके खिलाफ कोई बात करती तो उन पर भी तुरंत रेड डलवा देते हैं लोग। तो ये इसलिए हो रहा है कि इन्होंने जो जितनी सरकारी एजेंसी है अपने फायदे के लिए उनका यूज कर रहे हैं। इन्होंने कहा तो इसका मतलब आरोप साबित थोड़े हो गए। इन्होंने तो कहा, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं खतरे में हूं, मेरी जान को खतरा है। तो जिस देश का प्रधानमंत्री खुद को खतरे में है, उसका वहां आम आदमी क्या हाल होगा? तो ऐसे में नसरुद्दीन शाह के ऊपर टिप्पणी करना बड़ा ओछनीय बयान है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कुछ कर रहे हैं अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। वो दोषी है नहीं दोषी है, कोर्ट फैसला करेगा, ठीक है ना। मेरा बिल्कुल ध्येय है कि वो लोग निर्दोष होंगे। इन्होंने सिर्फ अपना निजी हित तैयार करने के लिए, अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह के झूठ भरम फैलाएं। अगर ऐसा कुछ है तो लोगों के सामने रखें, वो लेटर सार्वजनिक करें जिसमें लिखा हुआ है। तो इनकी इंटेलिजेंस अभी इनके काबू में है। जब सरकार बदल जाएगी तो इनकी पोल पट्टी खुद खुल जाएगी। भीमा कोरेगांव के तीर्थ स्थल पर आप जाने वाले हैं। पिछले बार वहां पे बहुत तनाव की स्थिति हुई थी, तो इस बार आप वहां पे जाकर क्या बेसिकली आह्वान करना चाहते हैं दलित युवकों को? देखिए, मैं पूरे दलित युवकों को नहीं, बाबा साहब के सब पूरे अनुयायियों को पूरे देश में, उनसे मैं यही निवेदन करूंगा। और मेरा पूरा विश्वास है कि मेरी बात को मानें कि सब लोग एकजुट हो जाओ। ये समय है मजबूत होने का, एकजुट होने का। और इस बार इतनी मजबूती से अपनी ताकत को, अपनी मजबूत एकता को बनाओ कि मिसाल कायम हो जाए, और ऐसी मिसाल जो पूरे देश में बहुजनों का राज लाने के लिए मददगार साबित हो। और बाबा साहब का सपना था ना प्रबुद्ध भारत का, इस भारत देश को प्रबुद्ध भारत बनाने का, इस देश को मजबूत भारत बनाने का, सामाजिक समरसता का, संपन्नता का, भाईचारे का, बंधुत्व का जो देश बनाने का बाबा साहब का सपना, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने संविधान लिखा, संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने के लिए। तो ये तभी हो पाएगा जब यहाँ बाबा साहब की विचारधारा का प्रचार और प्रसार होगा। मेरी ये डिमांड रहती है हमेशा, पूरे देश में जिस तरह से हमारे लोगों को मारा जा रहा है, तो सशस्त्र लाइसेंस जो है गन के, वो हमारे लोगों को प्रोवाइड कराए जाए, जिससे कि हमारे लोग अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। तो ऐसे में मेरी डिमांड प्रमुखता सभी जगह रखती है। मैं वहां भी रखूंगा, सरकार डिमांड करूंगा कि चाहे वो लोन दे, जब इतने बड़े अंबानी अडानी को लोन दिए जा सकते हैं, उनके लोन 2.5 हजार करोड़ रुपए के लोन माफ किए जा सकते हैं, तो इन गरीब वंचित समाज के लोगों को भी, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को भी लाइसेंस दिए जाने चाहिए, और इनको गने भी दी जानी चाहिए कि कोई इन पर अत्याचार ना कर सके। धन्यवाद। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तर हा होता चंद्रशेखर आझाद उर्फ रावण, भीम आर्मीचा संस्थापक, महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावरती जातोय आणि या दौऱ्यापाठीमागचं नेमकं काय प्रयोजन आहे, तिथं जाऊन नेमकं काय करायचं आहे, या सगळ्या संदर्भात सविस्तर बातचीत त्यांनी आता ABP माझासोबत बोलताना केलेली आहे। कॅमेरामॅन हेमंतसह प्रशांत कदम, ABP माझा, नवी दिल्ली।